बल्तिस्तान में बाजार कई दिनों से बंद पड़े हैं। मुआशी सरगर्मियां थम गई हैं क्योंकि यहाँ मुसल्लत किए गए गैर आइनी टैक्स के खिलाफ हर शहर हर कस्बे में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। पहले ही यहाँ के मासूम और गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए थे और अब उन पर टैक्स का बोझ आयत कर दिया गया है। आवाम इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और सरापा एहतजाज हैं। क्या बच्चे और क्या बड़े सभी इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। ये सवाल महज एक या दो लोगों का नहीं है, न ही ये किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। दरअसल टैक्स की जद में पूरा गिलगित बल्तिस्तान आएगा। खाने पीने के सामान से लेकर मुख्तलिफ मसनूआत के दाम में इजाफा होगा और इससे गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। तुम लोग यहाँ के बाशिंदे हो, यहाँ का पत्थर लकड़ी हर चीज तुम्हारा है, तुम्हारा हक है। इसी तरह हम भी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के दरमियान रहते हैं। ये जमीन हमारी है। सामने आती है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट जारी है उनकी डिमांड ये है कि हमें इंडिया के साथ रीयूनियन कर दिया जाए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोनों साइड से कि आखिर वो प्रोटेस्ट की सच्चाई है क्या और उनकी डिमांड्स आखिर क्या है और क्यों वो इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि वो इंडिया के साथ दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इंडिया के कश्मीर की जानिब से वजाहत फारूक, बट हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत ऑफ यू बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो सर वजाहत साहब आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, तो ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये डिमांड जा रही है कि हमें रीयूनियन कर दिया जाए इंडिया के साथ। इसके पीछे क्या वजूहात है और इस खबर में कितनी सच्चाई है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि मतलब हमने देखा कि इंडिया के कश्मीर में इंडिया में इसे पूरे ओवरऑल बहुत ज्यादा कवरेज दी गई है, जबकि पाकिस्तान में इतनी कवरेज नहीं दी गई। आप क्या समझते हैं इस प्रोटेस्ट का क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? देखिए रिबाजी, मैं आपको एक बात पहले मैं अपने जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि देखिए 2019 द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले, जब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 358, आप यहाँ पे देखते थे कि स्टोन पेल्टिंग पीक पे थी। यहाँ पे लोग बच्चे मरते थे, मिलिटेंसी ज्वाइन करके वो लोग इनकाउंटर में मारे जाते थे, ग्रेनेड अटैक्स होते थे, यहाँ पे आईडी ब्लास्ट होते थे यहाँ पे। और उसकी वजह से यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट ये जो रेट थी वो बहुत कम हो गई थी। और जो कश्मीर, मैंने कहा था कि जन्नत जिसको कहते हैं, कि जो हब हमारा जो इकोनॉमी का जो हब था जम्मू कश्मीर का, वो था टूरिज्म। और टूरिज्म यहाँ पे कोलैप्स हो गया था उस चीज की वजह से। और ना ही यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता था, ना ही यहाँ पे कोई टूरिस्ट आना चाहता था, ना ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी वो उनका कोई यहाँ के जो लोग लाभ उठाते थे। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे, जस्ट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, अगर आप कश्मीर में देखोगे, दैट आई रियली वांट कि दैट आप कश्मीर आ जाओ एज सुन एज पॉसिबल। आप खुद भी देखोगे यहाँ पे कि दैट पिछले 3 साल से यहाँ पे मोर देन 3 करोड़ यहाँ पे टूरिस्ट आए, नॉट ओनली इंडियन जो अक्रॉस द इंडिया से, बल्कि वो फॉरेनर्स भी इतने सारे यहाँ पे आए। उसकी वजह से यहाँ पे जो इकोनॉमी वो पीक पे होगी। जो यहाँ पे जो बेरोजगार जो यहाँ के नौजवान थे, उनको एक रोजगार मिल गया उस चीज से ना। उसके अलावा भी हमने नॉट ओनली कश्मीर बल्कि आउटसाइड डिफरेंट स्टेट से, हमारे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से लोग आते हैं, वो उनको यहाँ पे रोजगार मिलता है। तो वो ये चीज है। पहली चीज आपने इसका, ये मैं मानता हूं कि दैट पहली बात ये है कि जहां पे आप ये देखते हो कि टेररिज्म, वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म, वो चीज खत्म हो जाती, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोग वहां पे शुरू होते हैं आने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो चीजें, वहां के लोग भी मुतासिर होते हैं उन जो भी गवर्नमेंट वहां पे करती है। तो डेफिनेटली अगर लोग खुश है, किसी जगह पे अमन अमान है, तो ऑटोमेटिकली लोग भी खुश होते हैं और लोगों को कोई गिला और शिकवा नहीं रहता है किसी स्टेट से। और मैं कहता हूं कि दैट जस्ट आफ्टर दिस एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, मैं समझता हूं कि मेरे जैसे लोग जिनको कभी मौका नहीं मिलता था आगे आने का, जिनको कभी मौका नहीं मिलता था अपने एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव बन के कहीं पे गवर्नमेंट के पास जाए, वो मौका हमें मिला पिछले 3 साल से। तो वही चीज मुझे लगता है कि जब गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं ट्विटर पे भी देखता हूं उनसे, स्पेसेस पे बात करता हूं और भी कुछ चैनल से उनसे बात करता हूं। तो 2 चीजें हैं।
जब आप बात करते हो, जब भी कोई स्टेट या वहां की मिलिट्री आप पे जो डेमोक्रेटिक सेटअप, आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं, कि मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान की बात आती है, जब गिलगित बल्तिस्तान की बात आती है, मैं समझता हूं कि पहली बात मुझे जब याद आती है, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जो मिलिट्री याद आती है, मिलिट्री की बात आती है। जब वहां पे इतनी सारी आपने आपने जो रूल्स रेगुलेशंस की आपने वहां पे कोई ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं रखी है कि जहां पे आप अपने लोगों के साथ बात करें, आप उन लोगों के साथ आप कोई कनेक्शन बना, एक ब्रिज बना सके, या उन लोगों की जो शिकायतें थी या प्रॉब्लम्स थी या इश्यूज थे उनको डिस्कस कर पाए। तो वो नॉट ओनली गिलगित बल्तिस्तान की बात करता हूँ, मैं पूरे दुनिया की बात करता हूँ। आप कहीं पे भी देख ले, जहां पे लोगों को जो बेसिक जो बेसिक चीजें वो नहीं मिल पाती है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट और आपके कंट्री के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो वही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रीजन यही कि दैट अगर आप देखो कि वहां पे महंगाई की बात देखो, वहां पे आप उनकी राइट्स की बेसिक राइट्स की बात करो, वो आप उनको वो पाकिस्तान में होके वो एग्जिस्ट नहीं करते कई जगह पे। तो कहीं कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट ओनली आप देखो कि हमारे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, बल्कि अक्रॉस आप मैं हमारे और भी दोस्त है, ये यूके डाइस्पोरा चलाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी डाइस्पोरा के मेंबर वो डिस्कस करते हैं ऐसी चीजों के, कि वहां पे आपका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। आपका छोटा सा कर्नल, आपका छोटा सा मेजर, वो आपको कहीं पे भी ही कैन डू एनीथिंग इन दैट एरिया। सो ये चीज मुझे लगता है कि दैट कहीं ना कहीं हद तक की गिलगित गिलगित बल्तिस्तान की जब बात करते हैं, कि समहाउ मुझे लगता है कि दैट उनपे जो एक ऑपरेशन, मैं कह सकता हूँ एक ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी की वजह ने किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वहां की जो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक जो सहूलियात उनको फराहम की जानी चाहिए थी, वो तो उससे महरूम है। उनको तो एजुकेशन में देखो, आप एम्प्लॉयमेंट में देखो, आप देखो कि वो कहां से कहां पहुंच गए। और वो तो अगर आप बातचीत करें, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव कहीं पे जाए, आपने देर आप उनको कोई स्पेस नहीं दे रहे हो कहीं पे बात करने के लिए। कोई भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी की बात खिलाफ करते हो, आप उसको ट्रेटर बोलते हो, आप उसको पता नहीं आप वो उसकी फैमिली 2 दिन की 3 दिन के बाद आपको मिसिंग रिपोर्ट करने आती है, तो उसको डिसअपेयर करते हो विद इन नो टाइम। आप देखो कि कितने ऐसी रिपोर्ट है कि जिनकी पेरेंट्स, भाई वो उनको लापता है, ना तो जेलों में है, उनको कोई आता पता है ही नहीं। तो आप देखो कितने सारे रिपोर्ट्स ऐसे ऐसे आप देखो कितने सारे ऐसे फैमिलीज है जिनके जो बच्चे हैं चला गए उनके, वो कहीं पे दिखे, मतलब जस्ट उन्होंने अपनी जो उनके राइट्स है उस पे बात करनी चाहिए, उनके बेसिक जो चीज है उन पे बात करनी चाहिए, कि उनको मौका ही नहीं मिलता है वहां पे। तो दैट्स द रीजन मुझे लगता है कि दैट नॉट ओनली हिंदुस्तान की बात करता हूँ, बल्कि पूरे दुनिया में इस बात का चर्चा हो रहा है कि किस तरह से उनकी जो बेसिक चीजों पे, या मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कि किस तरह से उन्होंने उसको ऑपरेस करके बंद रखा है, चुप रखा है। दैट्स व्हाई आई थिंक ये चीजें होती रहेगी। और जब तक आप किसी मैं ये समझता हूँ कि जितना आप किसी कौम को दबाते हो वो उतनी उठती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वी वर एक्सपेक्टेड दिस थिंग दैट ये चीज होगी वहां पे। और दूसरी चीज आपने बोली कि दैट वो रीयूनियन होना चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब हमारी मतलब ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हमारी स्टेट से, हमारी कंट्री से। दो चीजें इसमें हैं। आप देखोगे दैट यहाँ पे इट्स मैं समझता हूँ कि जहां पे हमारे मुल्क में 140 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं। 20 करोड़ यहाँ पे अगर आप देखोगे मुसलमान है, बाकी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारे ही मुसलमान यहाँ पे, कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पे 1980s में, 1987 90s में एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता है, जो इतनी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे एक मुसलमान प्रेसिडेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देखोगे दैट आर्मी में इतने बड़े पोस्ट भरे हुए हैं डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स में के। तो मैं समझता हूँ कि आप देखोगे दैट कश्मीर एक मॉडल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, कि दैट जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है। रिसेंटली आप देखो कि दैट यूएई से, मिडिल ईस्ट से इतने सारे ये डिफरेंट कंपनीज के हेड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है दुनिया को दिखाने के लिए। अभी G20 समिट भी यहाँ पे हो रही है। इट मीन्स कि दैट कश्मीर जो एक प्रोपेगेंडा की वजह से दुनिया भर में आपको डोनेशन मिलता था, वही कश्मीर आज G20 को होस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि दैट कश्मीर एक हिंदुस्तान का एक मॉडल बन रहा है पूरी दुनिया के लिए, कि दैट जिस कश्मीर को आप कन्फ्लिक्ट, कश्मीर को आप ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन, मैं ये बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रही है वहां पे, आप देखोगे वही कश्मीर G20 समिट अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि दैट ये चीजें लैग कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में। थैंक यू।
केसर साहब, ये बताइएगा कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं जो वजाहत साहब ने कहा, और जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है उस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, और आप पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कहेंगे कि वो रीयूनियन वाकई ही होना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट जारी है, या फिर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बसद एहतराम वजाहत फ़ारूक साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ बात करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं जिस तरह पहले ही हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो इंडिया में एक मुख्तलिफ हाइप उसे दी जाती है। ऐसे ही जैसे इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो उसको पाकिस्तानी मीडिया एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से दिखाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल 100% ऐसे ही हो रहा है। कोई रीयूनिफिकेशन या इंडिया के साथ मिलने की बात किसी सतह के ऊपर नहीं हो रही। ये बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है जो कि हमें देखने मिलती है। मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं शबीर मयार साहब, वो मूवमेंट लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी के अंदर हमारे दोस्त हैं जो वो सारी मूवमेंट लीड कर रहे हैं। अपने मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं गिलगित बल्तिस्तान से जो बड़े तनकीदी नुक्ता नज़र रखते हैं पाकिस्तानी रियासत के ऊपर भी, पाकिस्तान के जो कवानीन वहाँ पे लागू हो रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कतई कोई बात नहीं है कि वो इंडिया के साथ मिलने की कोई बात कर रही है, इंडियन के साथ कोई एनेक्सेशन की बात हो रही है। तो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि वहाँ के ऊपर जो असल मसला है, मसला ये है कि जब सिख रूल था, रंजीत सिंह साहब का ज़माना था और उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी उसके साथ शामिल था, तो एक खालसा सरकार का कानून बनाया गया था जिसके तहत वो तमाम ज़मीनें जो कि बैरन हैं, जो कि बंजर हैं, वो रियासती मलकियत में आएंगी और बाकी जो कल्टिवेटेड लैंड है जो जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है वो लोगों को दी जाएंगी। तो जब ये पार्टीशन 47 हुई, उसके बाद पार्टीशन के बाद 1 नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान जो अपनी क्लेम करते हैं कि हमने शायद आज़ादी ली है, हालांकि मेरा ज़ाती तौर पे उससे इख्तलाफ है कि वो किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल ये था कि वो खालसा सरकार का जो ये रूल है कि वो हमारी ज़मीनों के ऊपर रियासत कब्जा करती है, इससे हमारी जान बच जाएगी और हम जो है वो अपनी ज़मीनें, अपनी रियासत के ऊपर हमारी हुक्मरानी भी होगी। लेकिन हाल ही में जो कवानीन बने हैं 67 के अंदर जो था कानून एक बना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का, और उसके बाद ज़िया-उल हक साहब ने आके वो कानून जो है वो रिपील कर दिया था और उसके बाद फिर दोबारा से रियासती कब्जे जो है ज़मीनों के ऊपर शुरू हो गए। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ये हो रहा है कि हमारी ज़मीनों के ऊपर वो कब्जे जो हैं वो फिल फॉर बंद किए जाएं ताकि लोग जो है अपना राइट एक्सरसाइज कर सकें अपनी ज़मीनों के ऊपर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 2014 के अंदर जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त सी पैक का सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को मिला था, इन्वेस्टमेंट हुई थी, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद चूंकि सी पैक गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के जाता है, पाकिस्तान का वाहिद रास्ता जो चाइना के साथ मिलता है वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू है, तो उस वक्त लैंड जो जमीनों की एक्विजिशन है, जमीनों के ऊपर कब्जा है, रियासत अपने इस्तेमाल के लिए लाना चाहती, वो शुरू हुआ, जिसके ऊपर लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। जो अवाम के नुमाइंदे थे, वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि अवाम के नुमाइंदे कहीं भी नहीं होते। एक और चीज़ है जिसकी इन्होंने बात की, उनके नुमाइंदे होते हैं, वो अपनी मर्जी से उन्हें बिठाते हैं और उन्हीं के नुमाइंदे जो है वो सारी बातें करते हैं। तो अवामी नुमाइंदों से कंसल्टेशन नहीं की गई और उसके बाद ज़मीनों के ऊपर कब्जा शुरू किया, जिसके बारे में शदीद एहतजाज हुआ और -15 डिग्री सेंटीग्रेड में वहाँ लोग एहतजाज के ऊपर बैठे रहे। इसके साथ साथ जो UNCIP, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुई हैं, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है वो जो भी इलाके थे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं, जिस तरह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है, इन इलाकों को सब्सिडीज दी जाएंगी। सब्सिडीज इनका राइट है क्योंकि ये अभी डिस्प्यूटेड है, इनकी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की किसी असेंबली में नहीं है, तो उनके ऊपर टैक्सेस आप लागू नहीं कर सकते। 52 प्रोडक्ट्स थी जिनके ऊपर टैक्सेस से एग्जम्पशन देनी थी, वो 52 में से 51 जो है वो एब्रोगेट हो चुकी हैं, उनमें किसी के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही। सिर्फ एक जो थी वो वीट की सब्सिडी मिलती थी, जिसके अंदर हम 2014 के प्रोटेस्ट गिलगित बल्तिस्तान के आपके सामने है, वो सब्सिडी भी अभी 2022 के अंदर एक रेवेन्यू एक्ट आया है, उसके तहत वो सब्सिडी भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है और 135 अशया के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ये सरापा एहतजाज हैं कि हमारी रियासत का, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस दोनों के सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका फैसला होना लोगों की मांगों के मुताबिक बाकी है। तो लोगों का ये मुतालबा है कि जब तक हमारी रियासत के मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं होता, हमारे ऊपर इस तरह के टैक्सेस ना लगाए जाएं, और लोग इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। मैं दोबारा से इस पे एम्फेसिस देना चाहूंगा कि रियासत जो हिंदुस्तान की रियासत है, मोदी साहब के आने के बाद मैं देखता हूँ, बल्कि तमाम लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर देखा है कि किस तरह से एक फैशिज्म परवान चढ़ा है, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, दूसरी माइनॉरिटी सिख, पिछले दिनों में खबर आ रही थी कि एक जो चर्च था उसको गिरा दिया गया।
तो इस तरह की चीज़ें जो हम पहले डेफिनेटली वो एक प्रोग्रेसिव मुल्क था, एक जिस तरह सेकुलर उसकी आइडेंटिटी थी, मैं बतौर लेफ्टिस्ट उसको इंडोर्स करता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरह एक हिंदुत्व जो है वो गवर्नमेंट वहाँ चल रही है। जिस तरह आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, लोगों को कंसल्ट किए बगैर, लोग जो अवाम के नुमाइंदे चाहे थे या नहीं थे, उनको कंसल्ट किए बगैर जो एब्रोगेशन की गई, और उसके बाद जो सारा मामला हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सतह की एनेक्सेशन की बात या किसी सतह का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की बात गिलगित बल्तिस्तान या इवन के पाकिस्तानी ज़र-ए-निज़ाम कश्मीर के कहीं भी